Hi aviators, I am Aviator Singh and today we're gonna start our second chapter of series A Law by Aviator Singh. So without wasting any time, let's get started. I wanna take you to the sky. So today we're gonna start with our second chapter which is aircraft nationality and registration mark. So first of all ये annexure 7 के अंदर आता है एयरक्राफ्ट नेशनैलिटी एंड रजिस्ट्रेशन मार्क सो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन मार्क की ज़रूरत क्यों है नेशनैलिटी मार्क की ज़रूरत क्यों है क्योंकि हम हर एक एयरक्राफ्ट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना चाहते हैं जिससे हर एक एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट से कुछ आइडेंटिफिकेशन हो कि ये डिफरेंट है सो जैसे बेसिकली एग्जांपल जैसे कि गाड़ियों में ले लो आप, गाड़ियों में हर एक कार का डिफरेंट नंबर होता है, वो यूनिक नंबर होता है जो एक ही कार का होता है। ऐसे भी एयरक्राफ्ट में एक स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन मार्क होता है जो हर एक एयरक्राफ्ट में यूनिक होता है। सो एयरक्राफ्ट नेशनैलिटी और रजिस्ट्रेशन मार्क में 2 पार्ट होते हैं, एक नेशनैलिटी और एक रजिस्ट्रेशन। नेशनैलिटी मार्क होता है जो हर एक कंट्री का सेम रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर गाड़ियों की बात करो, हर एक पर्टिकुलर एरिया में जैसे मैं पंजाब से हूँ, गुरदासपुर से, तो गुरदासपुर में अगर कोई भी गाड़ी लोगे आप, तो उसका पहले का नंबर PB06 आएगा। अब वो फिक्स रहेगा हर एक गाड़ी के अंदर, उसके बाद के नंबर चेंज होंगे। तो नेशनैलिटी मार्क ऐसा है कि जो फिक्स रहता है, बस ये एरिया नहीं है, पूरी कंट्री में फिक्स रहता है। सो इंडिया में जैसे अगर आपको मैं पिक्चर शो करूँ, इंडिया में ये विक्टर टैंगो है। सिविल एयरक्राफ्ट जो भी आपको फ्लाई करता दिखेगा, वो विक्टर टैंगो नेशनैलिटी मार्क से ही उड़ेगा। ये फिक्स है। इसके पीछे वाला सभी एयरक्राफ्ट में डिफरेंट होगा। सो पीछे वाला जो मार्क है उसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन मार्क। ये हर एक एयरक्राफ्ट में डिफरेंट होता है। जैसे नेशनैलिटी हर एक कंट्री में जैसे यूएस में एन होगा, इंडिया में विक्टर टैंगो होगा, दूसरी कंट्री में कोई और होगा जो हर एक कंट्री में फिक्स रहेगा। रजिस्ट्रेशन मार्क जो हर एक एयरक्राफ्ट में डिफरेंट होगा। अब आ जाते हैं नेशनैलिटी मार्क प्रोवाइड कौन करता है। नेशनैलिटी मार्क ये आपको प्रोवाइड करता है ITU। अब ITU की फुल फॉर्म क्या है ये ध्यान रखना आप। इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। सो इसकी फुल फॉर्म है नेशनैलिटी मार्क ITU प्रोवाइड करता है। ये आगे देता है डायरेक्ट स्टेट ऑफ रजिस्ट्री को। ये डायरेक्ट ही देता है। ITU स्टेट ऑफ रजिस्ट्री की, जैसे इंडिया में DGC है तो ये DGC को डायरेक्ट देगा। अब कोई भी एयरक्राफ्ट, आप ये समझ लीजिए, कोई भी एयरक्राफ्ट विदाउट नेशनैलिटी और रजिस्ट्रेशन मार्क फ्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जिन भी कंट्री ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो शिकागो कन्वेंशन साइन किया है, आईकाओ के अंडर आती हैं, उसके एनेक्चर 7 के रूल के मुताबिक कोई भी एयरक्राफ्ट विदाउट नेशनैलिटी मार्क किसी भी कंट्री पे फ्लाई नहीं कर सकता। अब रजिस्ट्रेशन मार्क पे आ जाओ। रजिस्ट्रेशन मार्क सबसे ज़्यादा DGC में क्वेश्चन आते हैं नेशनैलिटी और रजिस्ट्रेशन में कि ये प्रोवाइड कौन करता है। जैसे नेशनैलिटी मार्क ITU प्रोवाइड करता है स्टेट ऑफ रजिस्ट्री को। अब रजिस्ट्रेशन मार्क कौन प्रोवाइड करता है? ये भी ITU प्रोवाइड करता है आईकाओ को। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, आईकाओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन
और ये आगे स्टेट ऑफ रजिस्ट्री और दो हैं नाम, दूसरा मैं इधर और डाल के लिख देता हूँ, कॉमन मार्क रजिस्ट्री या अथॉरिटी, कुछ भी कह लो आप, इन दोनों को देता है। ये आपको स्पेसिफिकली लिए डीजीसी के लिए ये आपको याद रखना है, नेशनलिटी मार्क कौन देता है और रजिस्ट्रेशन मार्क कौन देता है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि विदाउट नेशनलिटी और रजिस्ट्रेशन मार्क कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकता। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अगर कोई भी एयरक्राफ्ट अंडर प्रोटोटाइप है, मतलब कि वो बना रहे हैं एयरक्राफ्ट, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो विदाउट नेशनलिटी और रजिस्ट्रेशन मार्क उड़ा सकते हैं, बट उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर रिटर्न में आपको परमिशन चाहिए होती है। सो ये बात आप याद रखना। और ये नेशनलिटी और रजिस्ट्रेशन मार्क आपस में डिफरेंट कैसे होते हैं, मतलब कि इनको अलग कैसे किया जाता है, हाइफन से दोनों को अलग किया जाता है। अब इसी में भी एक कैच है, अगर नेशनलिटी मार्क तो हमेशा अल्फ़ाबेट में ही होता है और रजिस्ट्रेशन मार्क जो होता है, अगर ये अल्फ़ाबेट में शुरू हो तो हाइफन आता है, अगर ये नंबर्स में हो तो हाइफन नहीं आता। सो आगे मैं बताता हूँ आपको नेशनलिटी और रजिस्ट्रेशन मार्क कैसे हम लिखते हैं। नेशनलिटी मार्क तो पता है आपको, फिक्स है, जो कि इंडिया के लिए विक्टर टैंगो अभी यूज़ करता है इंडिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में कि अलॉट क्या हुआ है। विक्टर टैंगो ये फिक्स है। अब रजिस्ट्रेशन मार्क में ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन मार्क, अब रजिस्ट्रेशन मार्क में कौन प्रोवाइड करता है, स्टेट ऑफ रजिस्ट्री या फिर कॉमन मार्क रजिस्ट्री या कॉमन मार्क अथॉरिटी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मार्क ये कॉम्बिनेशन हो सकता है अल्फ़ाबेट और नंबर्स का, दोनों का, बट इसमें भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो हम रजिस्ट्रेशन मार्क में नहीं डाल सकते। यहाँ पर वो नहीं डाल सकते रजिस्ट्रेशन मार्क। वो क्या क्या कॉम्बिनेशन है वो भी डीजीसीए में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। सो सबसे पहले 5 लेटर कोड्स फ्रॉम इंटरनेशनल कोड ऑफ सिंबल्स और 3 लेटर क्यू कोड। अब क्यू कोड क्या होता है ये आपको आगे आगे मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा, जब आप मैट की मैं सीरीज शुरू करूंगा तब आपको पता चलेगा क्यू कोड क्या होता है। ये एक बेसिकली द शॉर्ट टाइप ऑफ बनाए होते हैं जिससे एयरक्राफ्ट जैसे QNE QNH ये आपको आगे आगे जब पढ़ोगे तो पता चलेगा। और कुछ ऐसी होता है जैसे SOS पैन, SOS जैसे रेडियो टेलीग्राफी है डिस्ट्रेस का। रेडियो टेलीफोनी और रेडियो टेलीग्राफी अलग अलग चीज होती है। रेडियो टेलीफोनी होता है जो आप कॉल दे रहे हो, रेडियो टेलीग्राफी होती है जो आप लिख के डिस्ट्रेस का मैसेज ग्राउंड तक पहुंचा रहे हो। तो ये रेडियो टेलीग्राफी में डिस्ट्रेस का होता है SOS। और ये पैन होता है अर्जेंसी का, रेडियो टेलीफोनी में पैन। और जो अपना XXX है वो रेडियो टेलीग्राफी में अर्जेंसी का है और TTT सिक्योरिटी का है। और ये हम रजिस्ट्रेशन मार्क में यूज़ नहीं कर सकते। ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन और नेशनलिटी मार्क, मतलब कि क्या कैसे होता है, कौन प्रोवाइड करता है और हम क्या यूज़ नहीं कर सकते। अब इसके बाद आ गया इंडिया क्यों। अब इसके बाद एक और होता है कॉमन मार्क
जो आपने बहुत कम सुना होगा, कॉमन मार्क। अब ये क्या है, कॉमन मार्क क्या है? अगर दो कंट्री, इट इज यूज्ड बाय ऑपरेटर्स दैट आर रजिस्टर्ड इन मोर देन वन कंट्री। इसका क्या मतलब हो गया? अब मैं लिख देता हूँ, इट इज यूज्ड बाय ऑपरेटर दैट आर, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है तो थोड़ा आप समझ सकते हो, रजिस्टर्ड इन मोर देन वन कंट्री। अब एक चीज आप समझिए कि नेशनैलिटी और रजिस्ट्रेशन मार्क की, जैसे इंडिया में कोई खरीद रहा है तो एयरक्राफ्ट ले रहा है तो उसका नेशनैलिटी और रजिस्ट्रेशन मार्क जो इंडिया में ऑपरेट होगा तो उसका इंडिया के हिसाब से होगा। अगर कोई, जैसे यूएस और इंडिया मिलके कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं तो वो एयरक्राफ्ट रजिस्टर कहाँ से होगा? ना वो अमेरिका में होगा, ना वो इंडिया में होगा। उसका, उसके लिए हमको मिलता है कॉमन मार्क, जो कि दो देशों का कॉम्बिनेशन अगर कोई ऑपरेशन हो रहे हैं तो उसके लिए होता है। अब इसमें ये कोड कौन देता है? ये भी आईटीयू देता है। आईटीयू, आईटीयू प्रोवाइड करता है आईकाओ को, और आईकाओ आगे देती है। ठीक है, जैसे अरब एयर कार्गो, अरब एयर कार्गो रजिस्टर्ड है इराक और जॉर्डन में। अब इनका दोनों का दो देश हो गए, जैसे मैं आपको बताया, तो इसके लिए कॉमन मार्क चलता है। ऐसे कॉमन मार्क है फॉर यंकी ब्रावो। सो आईकाओ ने अब कॉमन मार्क के भी एक वो सेट कर रखी है कि कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं कॉमन मार्क। सो वो होते हैं फॉर यंकी अल्फा टू, फोर यंकी अल्फा टू फोर यंकी जुलू। तो ये हो गया अपना कॉमन मार्क। अब नेशनैलिटी और रजिस्ट्रेशन हो गया। अब नेशनैलिटी और रजिस्ट्रेशन इंडिया को के पास क्या है? जैसे मैं आपको बता रहा था, विक्टर टैंगो इंडिया यूज करता है, पर इंडिया को अलॉट नहीं हुआ है विक्टर टैंगो। इंडिया को क्या अलॉट हुआ है और इंडिया क्या यूज करता है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, नेशनैलिटी मार्क यूज बाय इंडिया, इट इज विक्टर टैंगो, विक्टर यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म। अब जो विक्टर टैंगो है ये सिविल एविएशन का है। सिविल, ये मिलिट्री के पास है। और ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो होती है, एयरक्राफ्ट जिसमें मतलब कि कोई भी पायलट नहीं होता, वो मतलब कि एक टाइप से रि, रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। सो नेशनैलिटी मार्क इंडिया यूज कर रहा है विक्टर टैंगो, विक्टर यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म, पर इंडिया को अलॉट क्या हुआ है? इंडिया को हुआ है अल्फा टैंगो टू अल्फा विस्की। बट हम यूज क्या कर रहे हैं? विक्टर टैंगो, विक्टर यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म। सो ये आपको याद रखना है, डीसी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया क्या यूज कर रहा है नेशनैलिटी मार्क, और इंडिया को अलॉट क्या हुआ है? अलॉट हुआ है ये अल्फा टैंगो अल्फा विस्की, और यूज कर रहे हैं विक्टर टैंगो विक्टर यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म। सो ये एक मेन चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके आगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ये क्या होता है?
और ये वैलिड कब तक होता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये स्टेट ऑफ रजिस्ट्री प्रोवाइड करती है, स्टेट ऑफ रजिस्ट्री, जो कि इंडिया केस में है फॉर इंडिया, फॉर इंडिया इज डीजीसीए, डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है क्या? ये सर्टिफिकेट है कि आपका एयरक्राफ्ट, जैसे आप कहते हुए गाड़ियों में, फॉर एग्जांपल गाड़ियों में आप कहते हो आरसी, आरसी बेसिकली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। इसमें भी नेशनलिटी और रजिस्ट्रेशन मार्क का एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपका एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है, वो होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो कौन देता है? डीजीसीए प्रोवाइड करता है। अब इसमें आता है क्वेश्चन कि ये वैलिड कब तक है, वैलिड, वैलिडिटी लगा लो आप। इसकी वैलिडिटी क्या है कि एक बार रजिस्टर्ड हो गया कब तक रजिस्टर्ड रहेगा ये। सो बेसिकली वैलिड until cancel by DGCA, ये इसका राइट आंसर है। अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं दिख रहा तो फिर आप टिक कर सकते हो, एक्सीडेंट नहीं हो जाता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता जो हो जाता है अगर वो, पर अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अगर क्वेश्चन आता है तो इसी आंसर को देंगे, वैलिड अंटिल कैंसिल बाय डीजीसीए। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना एयरक्राफ्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरक्राफ्ट में हर फ्लाइट में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। विदाउट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकते आप। सो इंफॉर्मेशन इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कि रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन, फॉर्मेशन contained in certificate of registration। अब इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार डीजीसीए में। मैन्युफैक्चर डेजिग्नेशन, मैन्युफैक्चर का पूरी डेजिग्नेशन होनी चाहिए, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरर्स डेजिग्नेशन, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, ये होना चाहिए। नेशनलिटी और रजिस्ट्रेशन मार्क, ये तो पूरा इंपॉर्टेंट ही आपको पता है, टी एंड रजिस्ट्रेशन मार्क। और इफ अगर लीज पे है तो नेम ऑफ लीसी एंड लेसर, वो आपको मैं पिछले चैप्टर में बता ही चुका हूँ, लेसर कौन होता है, वो कौन होता है, तो उसका नाम भी होना चाहिए। और सीरियल नंबर, ये आपको एक बार पढ़ लेना, ध्यान में रखना है तो रख लो, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये इनमें से कौन सी चीज़ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नहीं होती। तो आपको अगर ध्यान में होगा ये सब चीज़ें तो आप टिक कर सकते हो कि क्या इसमें नहीं होता। सीरियल नंबर हो गया, नेम एंड एड्रेस, एड्रेस ऑफ ऑनर, ऑनर और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ तक हो गया अपना पूरा कि ये चीज़ें होनी चाहिए। सर्टिफिकेट में क्या क्या आना चाहिए? मैन्युफैक्चर डेजिग्नेशन, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, नेशनलिटी रजिस्ट्रेशन मार्क, सीरियल नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ ओनर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सब होनी चाहिए। टोटल 1 2 3 4 5 और 6 चीज़ें ये याद रख लेना आप कि ये होनी चाहिए।
अब इसके आगे एक होती है आइडेंटिफिकेशन प्लेट। आइडेंटिफिकेशन प्लेट ये क्या होती है? हर एक एयरक्राफ्ट में, बड़े एयरक्राफ्ट में जैसे ही आप एंटर करते हो तो उसी के साइड में लगी रहती है। इस पे क्या होता है, नेशनलिटी रजिस्ट्रेशन मार्क होता है, और भी काफ़ी 3-4 चीज़ें होती है, सीरियल नंबर होती है, मॉडल नंबर, मैन्युफैक्चर कौन है, ये सब इस पे भी दे रखा होता है। ये फायर प्रूफ मेटल की बनी होती है और ये ऐसी जगह लगाई जाती है जैसे कि कोई क्रैश हो तो ये डिस्ट्रॉय ना हो। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली तब यूज़ करते हैं जैसे एयरक्राफ्ट अगर मान लो अगर कहीं क्रैश हो गया एयरक्राफ्ट, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट है, क्योंकि सब कुछ तो अगर क्रैश हो गया एयरक्राफ्ट, सब कुछ खत्म हो गया उसमें, पर ये प्लेट तब भी रहती है। तो वेरीफाई करने के लिए कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट था, कहाँ से कहाँ जा रहा था, रूट सब कुछ यहाँ से निकल आता है। क्योंकि जैसे इसकी नेशनलिटी और रजिस्ट्रेशन मार्क मिल गया, उसने फ्लाइट प्लान फाइल किया होगा, उसमें भी ये सब कुछ होता है, तो उससे सब कुछ निकल आता है। ये आइडेंटिफिकेशन प्लेट का काम होता है। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। अब एयरक्राफ्ट की क्लासिफिकेशन नेशनलिटी और रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि एयरक्राफ्ट नेशनलिटी और रजिस्ट्रेशन मार्क का क्या लेंथ साइज वगैरह होना चाहिए। अब ये एक हैवियर देन एयर होता है, हैवियर देन एयर, और एक लाइटर देन एयर, देन एयर। हैवियर देन एयर में एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर आ जाता है। नॉन पावर, पावर में एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, नॉन पावर में ग्लाइडर, ये सब हैवियर देन एयर में एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर और ग्लाइडर, ये आता है हैवियर देन एयर। और लाइटर देन एयर एयरशिप हो गई अपनी, बलून हो गया, ये सब आ जाता है। बैलून, हॉट एयर बलून जो होता है वो होता है सब। अब दो चीजें आती है ना यहाँ पर भी, हैवियर देन एयर और लाइटर देन एयर। नेशनलिटी और रजिस्ट्रेशन मार्क है जो, इसका साइज क्या होना चाहिए। जहाँ पर भी हम कहीं पे भी नेशनलिटी और रजिस्ट्रेशन मार्क देखते हैं, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। लंबा तो उतना ही होगा जितना वो विक्टर टैंगो, जो भी इसका रजिस्ट्रेशन मार्क है, लंबाई तो पूरी उतनी ही लेगा। अब वो ऊपर से कितना बड़ा होना चाहिए। वर्टिकल सरफेस है, जैसे प्लेन टेल होगी, या फिर आप फ्यूजलाज पे देख लो, तो होता है 30 सेंटीमीटर। जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ कैसी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे ये एक बार इरेज कर लूँ सारा, यहाँ पर रेड कलर करके आपको बताता हूँ कैसे बात कर रहा हूँ। ये तो सेम ही रहेगी लंबाई। अब ये विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये इसमें हम देख रहे हैं। अगर वर्टिकल है, जैसे ये वर्टिकल है, यहाँ पर होती है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और अगर कोई हॉरिजॉन्टल है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, कैसे हॉरिजॉन्टल, जैसे विंग्स के नीचे हो गया, या फिर और भी कई जगह रजिस्ट्रेशन मार्क लिखे होते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो, हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो 50 सेंटीमीटर। ये हम बात कर रहे हैं हैवियर देन एयर। अगर लाइटर देन एयर है तो सीधे 50 सेंटीमीटर होना चाहिए कहीं भी। ठीक है, ये है हैवियर देन एयर, और ये है
लाइटर देन एयर। ठीक है, ये आपको पता लग गया सब कुछ। सो बेसिकली सब कुछ हमने कवर कर ही लिया लगभग इसमें। एयरक्राफ्ट नेशनलिटी और रजिस्ट्रेशन मार्क, एयरक्राफ्ट नेशनलिटी और रजिस्ट्रेशन मार्क। सो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। नेशनल पूरे मार्क में दो पार्ट होते हैं, नेशनलिटी और रजिस्ट्रेशन। नेशनलिटी मार्क वो होता है जो फिक्स होता है, हर एक, जैसे हर एक कंट्री है उसका एक फिक्स कोड है, वो नेशनलिटी मार्क वही रहेगा हर एक कंट्री के लिए। वो कौन देता है? आईटीयू देता है स्टेट ऑफ रजिस्ट्री को। ठीक है, डायरेक्ट आईटीयू सीधा प्रोवाइड करता है। जैसे इंडिया में बात करें तो डीजीसीए को। अब रजिस्ट्रेशन मार्क हो गया, रजिस्ट्रेशन मार्क हर एक एयरक्राफ्ट का डिफरेंट होता है, वेरी करता है। तो ये कौन प्रोवाइड करता है? ये आईटीयू प्रोवाइड करता है आईकाओ को। आईकाओ आगे प्रोवाइड करता है स्टेट ऑफ रजिस्ट्री को, या फिर कॉमन मार्क अथॉरिटी, या कॉमन मार्क रजिस्ट्री कह सकते हो। अब ये तो हो गया नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। अगर कॉमन मार्क रजिस्ट्रेशन है, अगर तो ये दो देश मिलके ऑपरेशन कर जाएं तो वो आईटीयू देता है आईकाओ को। आईकाओ आगे देता है जिसमें उसने दे रखा है, जैसे फ्रॉम 4 जैंकी अल्फा 4 जैंकी ज़ुरू तक यहाँ पर देता है, वो प्रोवाइड करता है। अब रजिस्ट्रेशन मार्क हो गया। अब इन दोनों को, रजिस्ट्रेशन नेशनलिटी मार्क को हाइफन से अलग किया होता है। अगर रजिस्ट्रेशन मार्क अल्फ़ाबेट से शुरू होगा तब, जैसे इसमें देख सकते हैं आप, रजिस्ट्रेशन मार्क नंबर से शुरू हो रहा है तो फिर हाइफन नहीं आएगा। ये एक बेसिक, मतलब कि एक आप कह सकते हो कि ये हिडन इन्फॉर्मेशन ही है जो किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगी ऐसे। अब रजिस्ट्रेशन मार्क में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते, जो हम, मतलब कि ये हम रजिस्ट्रेशन मार्क में लिख नहीं सकते। 5 लेटर कोड फ्रॉम इंटरनेशनल कोड्स हो गया, सिंबल्स हो गया। 3 लेटर क्यू कोड्स हो गई, एसओएस, पेन पेन, एक्सएस, टीटी हो गया। ठीक है, ये सब हम नहीं लिख सकते, ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आ जाते हैं इंडिया। इंडिया यूज़ करता है विक्टर टैंगो, विक्टर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। विक्टर टैंगो सिविल के लिए, विक्टर यूनिफॉर्म मिलिट्री यूनिफॉर्म अनमैंडेड एयरक्राफ्ट के लिए जो कि रिमोट से चलते हैं। बट इंडिया को अलॉट हुआ है अल्फा टैंगो अल्फा विस्की, अल्फा टैंगो से लेकर अल्फा विस्की तक। ओ, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्टेट ऑफ रजिस्ट्री प्रोवाइड करती है। ये इंपॉर्टेंट होता है, हर एक एयरक्राफ्ट में होना चाहिए जब भी वो फ्लाइट के लिए जा रहा है। वैलिड टिल कैंसल बाय डीजीसीए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है डीजीसीए में ऐसा कोई ना कोई, या फिर एयरवर्दीनेस से आएगा या फिर यहाँ से आएगा कि ये कब तक वैलिड होता है। वैलिड टिल कैंसल बाय डीजीसीए, अगर ये नहीं है ऑप्शन में तब आप टिक करोगे डिस्ट्रॉय until the aircraft destroy। So इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? मैन्युफैक्चर डेजिग्नेशन, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, नेशनलिटी, ये सब हम देख लिया। सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस ऑफ ओनर, डेट ऑफ रजिस्ट्री। आइडेंटिफिकेशन प्लेट क्या होती है? ये प्लेट होती है जो फायर प्रूफ वगैरह सब कुछ, मेटल बढ़िया यूज़ होता है इसमें, जो कि डिस्ट्रॉय होती नहीं है क्रैश होने पे। और ये बेसिकली हर एक एयरक्राफ्ट में होती है, इसमें नेशनलिटी रजिस्ट्रेशन मार्क लिखा होता है। और ये ऐसी जगह लगाई जाती है अगर कोई क्रैश हो तो वो प्लेट बच जाए। अब एयरक्राफ्ट की क्लासिफिकेशन, 4 नेशनलिटी और रजिस्ट्रेशन मार्क दो टाइप में हुई है, हैवियर देन एयर, लाइटर देन एयर। हैवियर देन एयर में आ जाता है प्लेन, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर। लाइटर देन एयर में आता है एयरशिप, बैलून। हैवियर देन एयर अगर वर्टिकल सरफेस की बात की तो 30 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल 50 सेंटीमीटर। लाइटर देन एयर 50 सेंटीमीटर। और रजिस्ट्रेशन मार्क हमेशा कॉन्ट्रास्ट में होता है, जैसे वाइट और ब्लैक है, यहाँ पर वाइट और ब्लू दे रखा है, ऐसे नहीं कि वाइट पे वाइट। हमेशा क्लीन रहना चाहिए, दिखता विजिबल रहना चाहिए। यही थी कंडीशन। होप करता हूँ आप सबको बढ़िया लगा होगा। हमारा सेकंड लेक्चर नेशनलिटी रजिस्ट्रेशन मार्क, मोस्ट इजी वे में मैंने आपको समझा दिया है। बिल्कुल इससे आसान तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। मैंने एक एक चीज़ डिटेल में आपको समझा दी है, क्या है कैसे है कैसे नहीं। सो अगर आपको लेक्चर बढ़िया लगा हो, हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारी ये पूरी एयरलॉ की सीरीज। सो
Stay tuned with us, subscribe our channel, and follow Aviator Singh on Instagram for any queries or doubt. So hope करता हूँ आपको बढ़िया लगा होगा. I wanna take it to the sky.